आज प्रोग्राम में बात करेंगे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिन्होंने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपना पहला खिताब किया। सदर ने अपनी तकरीर में करप्शन के खात्मे, खारजा पॉलिसी और दीगर अहम इक्तिसादी और समाजी मामलात का जिक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अपोजिशन जमातों ने तकरीर से पहले बात करने का मौका न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट किया। उसके बाद बात करेंगे बरतानिया के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद की, जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। साजिद जावेद ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की। वजीर कानून फरोग नसीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद जावेद ने कहा कि करप्शन का खात्मा पाकिस्तान और बरतानिया की तरजीह है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा भी किया जाएगा। और आखिर में बात करेंगे काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की, जिसका इजलास आज हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। इनमें से ये फैसला भी किया गया कि घरेलू गैस सारिफीन के लिए कीमतों में 10 से 143% तक इजाफा किया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं बिनिया सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहते हैं तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं बोलबोलपाकिस्तान@news.tv। अच्छा बीबी, मैं गया था तो वहाँ पे वो तकरीर सुनने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तक मैं 1985 से असम्बली कवर कर रहा हूँ। जितने भी सुदूर हैं उनका जो ख़ताब होता है बहुत लंबा होता है। डॉक्टर रणवी साहब का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुख्तसर तरीन ख़ताब किया है और वो अच्छी बात होती है। खामखा की तोता मैना कहानी होता ये है कि ये जो होती है तकरीर, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरजीहात होती हैं। राइट, तो उसमें हम अच्छा अभी हुकूमत आई है तो इसके पास अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो अभी नहीं है। नहीं, हाँ, वो भी तो उन्होंने तरजीहात को जल्दी जल्दी पढ़ा, बात ख़त्म की। हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट की बात ये थी कि वो फॉरेन अफेयर्स के बारे में क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो खारिजा अमूर के बारे में अहले ईमान को बहुत खुशी हुई कि अमेरिका का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। अच्छा, बस एक है कि बायलेट हमारे जो ताल्लुकात हैं कुछ ममालिक के साथ और बेहतर हुए हैं, क्योंकि हाल ही में चीन, अमेरिका, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के वज़रा यहाँ हैं। अल्लाह चलो उनको सब में शामिल कर दिया। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है राइटफुली सो और ख़ास तौर पर आजकल के हालात में चीन पे सबसे ज़्यादा ये पैरा है, सबसे लंबा। और वो कुछ पड़ोसी मुल्क की बात भी कर रहे थे। और नहीं, पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात, और अगर उनकी तरफ से कोई भी मस्बत कदम उठाया गया तो हम उसका जवाब देंगे। वही जो इमरान खान साहब का था कि एक कदम तो हम दो कदम। राइट। और बड़ी अहम बात है कि चीन के फ़ौरन ही बाद बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि रूस के साथ भी हमारे ताल्लुक। ये वैसे पिछले हुकूमत के वक्त से नुसरत साहब रूस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा सुन रहे हैं हम। ज़्यादा देखिए, मतलब कि तरजीहात अगर आप कहेंगी ना तो नंबर 1 चीन, जो बड़ी हैरानी की बात नहीं, लेकिन नंबर 2 रशिया, उसको भी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का पैरा है। अच्छा, जो कि सब्सटेंटिव बता रहा हूँ ना। बिल्कुल, गिवन दैट इस पे कोई और उसके बाद ये कि अफगानिस्तान, जाहिर है कि वहाँ अमन होगा तो हमारी भी खुशहाली होगी, वगैरह वगैरह। और मकसद ये कि मुख्तसर तकरीर करके वो चले गए। वो जो आप बात कहने का था वो क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, सदर की तकरीर से पहले बात है मेरी अर्ज सुन लें कि अखलाकी तौर पर मैंने पहले ही कहा था, अपोजिशन के पास आज शोर शराबे का, हंगामे का कोई जवाब। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आई कि वो व्हाट। मैं बता देता हूँ ना आपको, वो सिर्फ ये कि क्योंकि उन्होंने एक तो इसको एक्सटेंड भी किया बेगम साहब। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद ये कि जब तलावत कलाम पाक हो गई, नात शरीफ हो गई, तो उसके बाद ख़ास तौर पर चेयर ने कारी साहब से ये दरख्वास्त भी की कि वो बेगम कुलसूम नवाज़ के लिए दवाएं
मग़फ़िरत। वंडरफुल। तो वो इन्हें फातिहा भी पड़ेगी। वेरी गुड। उसके बाद ख्वाजा साहब जो है टाइम मांग रहे थे, वो मैंने तहकीक की, पता चला तो वो ये याद दिलाना चाह रहे थे कि साहब हमारे साथ ये वादा किया गया था कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा, इलेक्शन प्रोब जी। वो उसके बारे में क्या वो तकरीर में जिक्र होगा या नहीं होगा, वो गालिबन ही वांटेड टू पुट दैट। उसकी इजाज़त नहीं मिली और उसूली तौर पर अगर चेयर ने उन्हें इजाज़त नहीं दी तो मैं इस फैसले का हामी हूँ। ओके, राइट। दुरुस्त। और ये चेयर की डिस्क्रेशन है, कोई जरूरत नहीं उनको देने की। दिस इज अगेंस्ट ट्रेडिशन। ओके, देयर यू गो। एक बात तय है कि जिस दिन ईवान सदर जिस दिन सदर की तकरीर है जॉइंट पार्लिमानी सिटिंग से, उस दिन एजेंडा पे और कुछ नहीं होगा। ओके, फाइन। खास तौर पर हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए, इस उसूल को, कि जी इस हुकूमत ने बहरहाल ये ज़रूर किया कि उन्होंने डेट फिक्स कर रखी थी और उसको तब्दील किया। यस, उसको उन्होंने डिफर किया, मुअख्खर किया। उसके बाद उन्होंने आगाज ही में दुआ करवा दी, दुआ भी करवा दी। अच्छी बात है। अब वेरी गुड। अगर अपोजिशन ये न करती, कल उनके पास पूरा दिन होगा तो उसमें वो कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो वो अगर चुप करके जब तकरीर का आगाज़ हो गया था तो आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाते तो भी एक ही जैसी बात होती। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो इसको अवॉइड कर सकते थे। ओके, और उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। हक की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात ठीक है, राइट। जो इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि कल हाँ जब ये होगा तो क्या होगा, आपको 9 महीने का बजट तकरीबन दे रहे हैं असद उमर साहब। अब हुकूमत की ये कोशिश है कि ये टक करके एक सफ़ों का कहें कि जी ये हम नए टैक्स लगा रहे हैं, ये हम कटौती कर रहे हैं, ईवान कहे मंजूर और तालियां। ऐसे तो नहीं होता, ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ राइट, वो तो अलग अलग असल टेंशन जो है वो कल से इस बात पे शुरू होगी। ये हुकूमत का भी इम्तिहान होगा और अपोजिशन का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि कल मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 100-150 अरब से ज्यादा के टैक्सेस लगने वाले हैं। हाँ, that's not ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, कि एक दफा में आप इसको पास कर दें, you would have to have some debate on it। आपको ये मजीद टैक्सेस लगाना पड़े, ये हुकूमत को वाज़ेह करना होगा। सही। अपोजिशन अगर हुकूमत को मजबूर नहीं करती कि ये वाज़ेह करो तो उसकी नाकामी है। अपना जलवा दिखाना है तो यहाँ दिखाओ, आम आदमी को जवाब लेकर दो इन सवालों। ठीक है कि ये क्यों लग रहा है, राइट, और ये क्या है, नंबर 1। दूसरी बात कि आप इस पे, मैं ये नहीं कहता शोर शराबा, बट कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो ताकि लोगों को भी समझ आए कि यार ये जो हमारा पैसा है, हमारे पैसे को कैसे खर्च करना है, लेकिन मुझे उसका क्या करना, ये है जो आपको आज फैसला हुआ है। गैस की कीमतें, इसमें भी मोटी मोटी बात है। अगर तो आप 480 रुपए देते थे माहाना बिल, जो बहुत कम लोग देते हैं, बिल्कुल तो अब आप 551 रुपए देंगे। 480 रुपए देते, अपना 1851 देते थे, अब यहां से खतरनाक एरिया में हम शामिल हो रहे हैं। फर्ज करो एक आदमी की माहाना तनख्वाह है 30,000 रुपया, अगर वो पहले बिल देता था 1851, अब उसका बिल होगा 2216। दुरुस्त। उसके बाद अगर उसका बिल 2764 था तो उसका बिल अब होगा 3449। सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले यही स्लैब है में से 300, 200, 400। मेरा अपना जिनमें ज्यादातर लोग आते हैं कि हमारे यहाँ जो मतवसत तबका आएगा, सर्दियों को जहन में रखते हुए, तो जो लोग 9,990, मतलब वो लोग जिनकी 1 लाख के करीब इनकम है, दुरुस्त, वो अगर 9,990 रुपए, यानी अभी तक समझो 10,000 रुपए दे रहे थे,
تو اب وہ دیں گے 12,000 بلکہ کلوزر ٹو 13,000 12,980 تو سمجھے تقریباً 3,000 روپے کی. لیکن سب سے برا وقت ہوگا ان لوگوں پہ جو 5 ہیٹر لگا کے تو 12,482 تھے تو ان کا 30,300. سو بریک پہ کر لینی چاہیے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گی تو حکومت نے جو گیس قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا کیا اثر ہوگا اور کن لوگوں پہ زیادہ ہوگا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بی بی گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ آج اسد عمر صاحب کے فیاض ہاتھوں سے جس کی منظوری دی گئی ہے, یہ جب سلیب میں نے دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا کیونکہ مجھے ان کی ایک تقریر یاد آئی. تو میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا تھا یار اگر وہ انہوں نے کی تھی قومی اسمبلی میں, بالکل بالکل, اگر اس کے پاس ہے بیٹا اگر ڈھونڈی ہے تو ذرا دکھا دو مجھے. سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے اس بجٹ کو دیکھ کر اور حکومت کی ٹیکس کی پالیسی کو دیکھ کر کہ کیا یہ واقعی 20 کروڑ پاکستانیوں کو پاکستان ہے یا یہ صرف پاکستان اس کا ہے جس کا رائیونڈ میں مکان ہے. گیس 2 نئے ٹیکس, بجلی 3 نئے ٹیکس. گیس پہ تو ظلم دیکھیں, دنیا میں گیس کی قیمتیں 1/3 رہ گئیں. پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے. دیکھیں آپ اسد عمر صاحب نہیں سنیں, ایک منٹ یہ فرما رہے ہیں دنیا میں گیس کی قیمتیں کہ دنیا میں گیس کی قیمت 1/3 یعنی اگر آپ 100 روپے دیتے تھے تو اب 33 ہے. بالکل. لیکن چونکہ رائے ونڈ میں رہنے والا اس ملک کا وزیر اعظم ہے اس لیے بڑھا دی گئی. ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ, بالکل بالکل, ایبسولوٹلی, ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ اس لیے دیے کہ ان کو اعتبار دلایا گیا کہ پاکستانیوں کا 200 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ آ جائے گا. عمران جب آئے گا عمران ان سب کو پکڑے گا, کر دو پیسے. وہ پیسے آئیں گے, گیس کی قیمتیں بجائے بڑھنے کے کم ہوں گی. ٹھیک. اب ساتھ ہی اگر میں بھی حکومت میں ہوں تو حکومت کو یہ چاہیے کہ آپ جیسے ہی آتے ہیں تو پہلے سال میں سخت فیصلے کر لو. چلیں سچی یہ تو کر ہی رہے ہیں. اب یہ کہ کھل کر کم از کم انسانوں کی طرح صاف چلی شفاف چلی لوگوں کو کہو کہ صاحب 200 بلین ڈالر نہیں آئے گا, اس طرح نہیں آئے گا. وہ آج کمٹ کر لیا ساجد جاوید صاحب جو آئے کیا تھے, کہا تھا نہیں کیا کہا ساجد جاوید, وہی تو کہہ رہی ہوں کمٹ تو نہیں نہیں کیا نا بی بی کیا کہا نہیں مطلب وہی یہ پھر لوگوں کے ساتھ دوبارہ. اور آج جان بوجھ کر یہ ڈرامہ رچایا گیا. کون سا ڈرامہ؟ یہ برٹش ہوم سیکرٹری کو جو کھڑا کر کے, وہ ایک تھا یہ چورن بیچنے والے 3 تھے. ایک علی آفریدی تھا جو اسٹیٹ منسٹر ہے, فروغ نسیم سارے سوالات کے جواب خود دے رہے ہیں. تیسرے صاحب وہ جو چورن فروش جو نکالا ہے مرزا شہزاد اکبر, ہاں بالکل, کرپشن کا, ہاں وہ اس نے اب وہ کھڑا ہے. بی بی اس نے کیا کہا ہے, he repeatedly said کہ جو کیس چل رہے ہوتے justice and accountability کے لیے ہم ایک انوائے مقرر کریں گے جو مرزا شہزاد اکبر سے رابطہ کرے گا. یہ دونوں مل کے تو کوئی میکنزم نکالیں گے, ہوگا کچھ دیکھی جائے گی وہ میکنزم. لیکن ایک موقع پہ تنگ آ کے وہ کہا کہ اس نے کہا جی میری پوزیشن دیکھیں, میں وزیر ہوں, میں پولیس نہیں ہوں, میری پولیس انڈیپینڈنٹ ہے, میری عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں, میرے ہاں نیشنل کرائم ایجنسی انڈیپینڈنٹ ہے, اور میں کسی انڈیویجول کی, یہ کہہ رہے تھے حسن حسین, ہاں تو کیا 200 ارب سارے انہی کے پاس ایون فیلڈ, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ کسی انڈیویجول کیس پہ میں نہیں کر سکتا, وہ پرسن سپیسیفک نہیں ہوگا. کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا میں راولپنڈی سے دلاور بات کر رہا ہوں. جی بھیا, جی فرمائیے, بات کیجئے نا, بات کیوں نہیں کر رہے؟ جی آپ بات تو کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں بھائی.
हेलो, ड्रॉप करो यार, ये लोग जो कि अगर यानी कहते चले जाते हैं कि यार फैसलाबाद जी, फैसलाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर नवीद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी भैया। अच्छा सर, मेरा ये सवाल ये था कि अभी जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो पहले जो असद उमर साहब जो थे उनका रवैया और था, अपोजिशन में जब थे तो हर बात पे वो लिताड़ते थे हुकूमत को। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या इनको समझ आ गई है कि मुल्क कैसे चलता है, या अभी भी इनको ये पता नहीं चला कि मुल्क कैसे चलाना है? क्योंकि ये डैम के लिए जो पैसे मांग रहे हैं सर, जो कि 120 साल में भी पूरे होने की उम्मीद नहीं है। देखिए जी, अच्छा बहरहाल डैम के सिलसिले में तो जी मैं आप देखिए फोकस रहे गैस पे रहे। गैस ही की वजह से आप ये बात तो मानेंगे ना कि फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं। जी सर। जी हाँ, तो तहरीक इंसाफ को वोट फैसलाबाद वालों ने इसलिए दिया कि उनका ये ख्याल था कि ये जब आएंगे तो चूँकि कौम की लूटी हुई दौलत लाएंगे तो गैस की कीमतें कम होंगी, बिजली की कीमतें कम होंगी, तो आप जो पार लूम्स और ये वो और कपड़ों की रंगाई के लिए जो गैस खर्च होती है उसमें कमी होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जी सर। तो मैं यही रो रहा हूँ कि उन लोगों में अब मायूसी आएगी। तो अब ठीक है, अब क्या हो सकता है जी। हमें कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मिस्टर जावेद साहब बोल रहे हैं? जी जी बीबी जी। मिस्टर जावेद साहब, मैं कराची से बोल रही हूँ। मिसेस मुमताज कुरैशी मेरा नाम है जी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक रिटायर्ड सहाफी की बीवी हूँ जिनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी। अब तो लोग इतना कमा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे मियाँ पीपीआई के चीफ न्यूज एडिटर थे और एक पैसा उनको पेंशन का नहीं मिलता। आप मुझे बताइए कि मुझे भी नहीं मिलेगा अगर मैं डिमेंशिया के वो पेशेंट है, उनके ऊपर मेरा इतना पैसा खर्च होता है। अब जो नए नए टैक्स बनाने शुरू कर दिए, हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा एक सफेद पोश लोगों के लिए। फिर जो मेरे मुलाजिम, मैं बीबी आपकी बात से 100% मैं यही रो रहा हूँ कि ज्यादती कर रही है ये हुकूमत। इन्हें चाहिए था ज़रूर सख्त फैसले करें, लेकिन ये सख्त फैसले उन लोगों पे करें जो ऑलरेडी अमीर हैं और ये जानते हैं कि कौन अमीर लोग हैं। नहीं तो किसी दिन जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ जाएं, उनसे पूछें कि अमीर आदमी के पास क्या क्या होता है और क्या क्या निकलवाया जा सकता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा, सख्ती की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी अमीर जो होता है वो जुल्म करके बेईमानी करके बनता है, लेकिन उससे कैसे हम उसे कह सकते हैं कि यार कुछ पैसे डालो ताकि मुझे घरेलू सारिफ पे गैस का कीमत का बोझ ना डालना पड़े। फर्टिलाइजर पे नहीं बढ़ाया क्योंकि इंडस्ट्री है। बस क्या बात करें, सिर्फ एक आइटम बताता हूँ और बात 12 ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, और इस सारे में जो है ना, देखो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं दियानतदारी से कह रहा हूँ, आपको याद होगा हमने जब जुमेरात के दिन प्रोग्राम किया, उसी दिन फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन कह रहा है गैस की कीमतें बढ़ रही हैं? हाँ, तो अब तो फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं। फिलहाल 3 दिन की बात। फिलहाल अब 3 दिन। अब वो होगा ये कि इसी तरह हमारे भाई साहब जो हैं 3-1 महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो वो फारिग हो जाएंगे। हाँ, वो स्क्रीन पे आएंगे तो लोग कहेंगे लो। नहीं तो आज आए हुए थे फिर से वो, अब आज मतलब पर जुमेरात को उन्होंने की कि नहीं बढ़ी और आज वो फिर बैठ के ईसीसी की मीटिंग के बाद वो ही वाज सिटिंग देयर। नहीं, लेकिन आप तो शायद वो खुद नहीं बोल रहे होंगे। नहीं, वो बस साथ बैठे हुए। हाँ, मगर वो थे तो उधर ही ना। अब तो उनका ये होगा कि मैंने तो नहीं बढ़ाई, जो वजीर जिसने बढ़ाई है इससे सवाल कर ले। लेकिन ये भी कितने दिनों तक? देखो एक सिंपल सी बात है, असल फैक्ट क्या है? असल फैक्ट ये है, मैं ये दावे से कहता हूं, और अब किसी दिन अगर किसी ने मुझे चैलेंज किया मैं नाम दूंगा उन लोगों के, तहरीक इंसाफ के चंद चाहने वाले
गैस कंपनियों के लोग हैं। ओके या बिल्कुल। और उन्होंने चूरन बेचा है वजीर आजम को कि साहब बाहर से कंपनियां गैस की एक्सट्रैक्शन के लिए इसलिए नहीं आ रही, वो कहती हैं कि जी रेट्स बहुत कम है। हद है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा एक बात कह सकती हूँ, खुद वो कह रहे थे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिर्फ 23% वो लोग हैं पूरे मुल्क के जिनको ये पाइप के जरिए गैस आती है, तो कम ऑन नहीं, मतलब फॉर गॉड सेक अब क्या फवाद चौधरी साहब ने कहा था 40%। अच्छा आज अब पहले दोनों यार ये तो फैसला कर लो, दो वुज़रा है ना, याद है उस दिन मैं बार बार कहता रहा, फवाद चौधरी साहब का रिकॉर्ड रेट तो उन्हीं को लगेगा ना। वजीर इत्तलात कह रहे थे 40% कह रहे थे 20। अगर वो कह रहे हैं 23% है, तो शायद वो 23% इसलिए कह रहे होंगे कि आप लोगों के घरों में पाइप तो हैं, गैस नहीं है, गैस नहीं आती, तो शायद वो दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक, उनकी मान लेते हैं कि जी वो 23% ही है, क्योंकि अब जैसे ही सर्दियां बढ़ेंगी, हाँ उसकी गैस की देखिए बुनियादी तौर पर यह कीमत बढ़ाई गई है उस लॉबी को खुश करने के लिए जो ये कहती है कि सर वो बाहर से इन्वेस्टर नहीं आता कंसेशन लेने के लिए। अब मैं क्या कहूँ ना, मैं किसी जिम्मेदारी से ये बात नहीं सही है, लेकिन गलत चूरन बेच दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल, यस, लाइक द प्रीवियस वन वाज। वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये बेसिकली अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का एक ग्रुप, वो नवाज शरीफ के साथ मिल जाता है, एक इमरान खान का साथ आजकल मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अगर उनके कोई मियाँ थे तो इनके डैडी हैं, बिल्कुल ठीक, समझ गए बात को। सही। अब वो ग्रुप बाजी है, अगर उनका धंधा वो वाला था तो कि उनका किसी और का, तो इस दफा फायदा सारा उधर चला जाएगा। इनके साथ जो है, हाँ हाँ, इट इज अ फाइट अमीरों की है, एलिट्स की फाइट है, एलीट का, अशराफिया का, और इन सब का एक मकसद है हमारा गला काटो और हमें बहलाने को रोमन अंपायर के जालमों की तरह ग्लैडिएटर के शो करो, सर्कस करो। अरे गवर्नर हाउस खोल दिया, चले जी, कल गए लोग नींबू शिबू तोड़ लिए, अब कल क्या करेंगे वहां पे? 25,000 लोग चले गए ना, 25,000 और चले जाएंगे अगले। तो गैस की कीमत तो फिर भी बढ़ेगी ना, जब ये गैस की कीमत बिजली भी बढ़ेगी और पेट्रोल भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ये अभी सिर्फ गैस है, बेरोजगारी अभी आनी है बीबी बिजली। वही तो कह रही हूँ, फिर पेट्रोल तो मतलब। एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर ये मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी भैया, जी फरमाएं। सर ये हमारे जो गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। हाँ। ये दरमियान अब जो वज़ारत पेट्रोलियम खान सरोवर साहब इनका हल्का है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो अब हेलो, हाँ जी, तो गैस नहीं आ रही ना सर, तो अब ठीक है, अब क्या हो सकता है, गैस है ही नहीं। यही कह रहे हैं, कीमतें भी बढ़ गई, हम तो सिर्फ मीटर का ही बिल पे करेंगे। तो आप मीटर उतरवाएं और वो सिलेंडर लें, बस अल्लाह खैर सल्ला। वो तो कहते हैं ये मसले का तो हल नहीं है, तो इन्होंने मसले का हल देखें जी। रावलपिंडी, आप या मैं तो मसले का रावलपिंडी जो है तो क्या वो तो तहरीक इंसाफ के साथ है ना, ये तो ज्यादती कर रहे हैं, तो ज्यादती है ना। फिर अब ये तो इतनी, यानी मोहब्बत की इतनी कीमत तो देनी पड़ती है यार। ये जो ऊपर से रेट बढ़ गई, पहले तो वो था गरीब आदमी तो बिल्कुल मारा जाएगा जिसका चूल्हा जलते ही नहीं है, वो बस। तो आप सर, आप ठीक है ना जी, मैं यही रो रहा हूँ सर, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गरीब का चूल्हा किसी ने नहीं जलाना, ना 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 पिछली हुकूमत ने जलाना था, ना आने वाली हुकूमत ने जलाना था, ना ये जलाएगी। अरे भाई, अब मैं आपके साथ भाईजान, मैं क्या रो, मैं आपकी बात रो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गरीब का चूल्हा जलाने में कोई हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती, खुदा के लिए। हाँ, वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इमरान खान की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी की थी। बहावलपुर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ड्रॉप इन हो गई। तो असल प्रॉब्लम जो है, इसको ट्रांसफर किया गया है। अब इसका इम्पैक्ट बखुदा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक तहरीक इंसाफ के, चूंकि मैं वो पार्लिमान से निकला तो लोगों के साथ हेलो है तो है ना, उनके एक बड़े सियाने बंदे ने, मैं हिंट भी नहीं कर सकता कौन हो सकता है, वो बेचारे ऐसे खामखा, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा है, उन्होंने कहा ये जो गैस की कीमत है, इसकी वजह से उनके, और वो इकोनॉमिक्स को बहुत समझते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपए का ये चक्कर है पूरा।
اور سیدھی سی بات ہے نا، مثلا کہ روٹی نان ہر چیز 8 روپے کا اگر ملتا تھا تو وہ 10 روپے کا ہے، جو 10 کا بیچ رہا تھا وہ آرام سے اس نے 15 کا کر دینا ہے۔ وہ مسز قریشی جو کراچی سے فون کر رہی تھی، وہ جو بات کر رہی تھی مہنگائی ان کے لیے بڑھے گی۔ یہ ابھی صرف ایک آئٹم بھی بڑا ہے، گیس، پر اس کا اثر تو نصرت صاحب بہت چیزوں پہ ہوگا نا۔ اس کے بعد آنی ہے بجلی، بالکل، اور کل جو انہوں نے کچھ اور کو سپر ٹیکس وغیرہ بھی لگانے کے چکر وہ میں۔ کل یس اب اس دوران یار میں کتنے دنوں تک نیلامی دیکھوں گا؟ جتنے دنوں تک یہ قیمتیں بڑھتی رہیں گی تاکہ آپ کا دھیان، لیکن اس کے بعد ایونچولی آپ کے گھر میں ایک بل آئے گا تو وہ بھی آپ دیکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ 1 تاریخ کو ہاں نا، صحیح ہے، میرے ہاں میری تنخواہ نہیں، لکیلی میں خوش نصیب ہوں جی کہ میری بیگم صاحبہ بھی کچھ کام کرتی ہیں، ہم دونوں مل کر اپنا گھر چلاتے ہیں، اور ہم نسبتاً اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی معقول سے بھی تھوڑی سی بہتر تنخواہ ٹھیک ہے، مشکل کم ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، ہاں یہ اس میں اگر آپ 1 لاکھ روپیہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 1 لاکھ روپیہ ماہوار گھر لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کے 2 بچے ہیں، اور آپ ایک 2 کمروں کے مکان اور ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں رہ رہے ہیں، تو آپ کے آج سے 2 مہینے پہلے جو حالات تھے ان کے مقابلے میں آپ کو آئندہ 3 مہینے بعد آپ خود کو نیچے آیا محسوس کرو گے، اوپر آیا محسوس کرو گے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہوئی بھی ہوگی۔ درست، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ I hope نہیں بالکل، بیکاز گیس کی وجہ سے جنرلی بھی قیمتوں میں بہت شدید اضافہ ہوگا، اور ابھی آگے یہی وہ کلاس تھی، کیا کال ہے؟ جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا، یس، راول پنڈی سے کال ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصرت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی فرمائیے سر۔ سے بول رہا ہوں جی میں آپ کی لائن پر ہی ہوں۔ یہ گیس کے حوالے سے جو ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ کائنڈلی ذرا بتائیے گا کہ ابھی تو گورنمنٹ شروع ہوئی ہے، میرے خیال مہینہ ابھی ہونے والا ہے، تو ابھی 25% پہ آ گئے ہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں پھر وہ کم کریں گے نا، ان کا اندازہ یہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ ٹھنڈے طریقے سے سوچیں تو عام طور پر نہیں، یہ جو اخباروں میں اور ٹی وی میں اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ جناب پچھلے 4 سال گورنمنٹ نے اس کے قیمت نہیں بڑھائی تو اب ہم بڑھا رہے ہیں۔ ہاں تو صحیح ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پچھلی حکومت وہ کہتے ہیں ٹالتی رہی، کہ وہ یعنی اس کو چیپ پبلسٹی کے لیے کرتی، کیونکہ ان پاپولر فیصلہ ہے نا یہ، کون، لیکن یہ غیر مقبول فیصلہ ہے یقیناً، اور اس فیصلے کو حکومتیں سخت فیصلے جی عام طور پر اپنے پہلے سال میں لیتی ہیں، کیونکہ یہ حساب یہ لگاتے ہیں کہ 1 سال میں لوگ ہضم کر جائیں گے، اگلے سال کوئی بہتری شروع ہو جائے گی، اور جب ہمارا 3را یا 4تھا سال شروع ہوگا تو پھر ہم کچھ تھوڑا بہت چیزیں کر کے تو لوگوں کو کہیں گے لو جی رونق لگتی ہے، اور الیکشن میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے جی بریک کا کہہ رہے ہیں، وہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_۔ وہ کال کہہ رہے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی ابھی نہیں ہے تو میں اصل میں ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی اہم خبر ہے، اگرچہ اس کی شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی سی تردید کی ہے۔ وہ افغانستان والی، اب وہ خبر یہ ہے کہ کل بھی اس کو ظاہر ہے کیونکہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب تشریف لے جا چکے ہوں گے، تو اب دیکھنا پڑے گا۔ اس میں یہ تھا کہ جو امریکہ کا بھارت میں سفیر ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ پیشکش کی ہے کہ آپ پاکستان کے راستے سے بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کر سکتے ہیں۔ لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے یہ ایک، نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تیار ہیں، رائٹ۔ اب یہ بھارت میں امریکی سفیر نے کہا ہے، ہاں کیونکہ اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے صرف یہ امید ہے کہ اس پہ کچھ کہا ہے نصرت صاحب؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہے، کسی کیونکہ میں فورن آفس کو بھی دیکھتی رہی آج کے شاید کوئی آ جاتے، وہ ڈاکٹر فیصل تو چھوڑا کرو نا، یہ ترجمان تو ایسے ہی ہیں، ویب سائٹ پہ میں نے کہا دیکھ لوں کیا پتہ کوئی نہیں، کوئی اب میں نے چیک کرتی، بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ اس کو اور
डबल चेक कर लेंगे कि क्या ये है या नहीं, लेकिन अभी कल इसको बात कर लेंगे। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये इंतज़ाम ज़रूर किया जाएगा कि वो जो मोदी के यार का यार होता था ना, सजन जिंदल, उसका अफगानिस्तान से लोया जो था ना, वो नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान के रास्ते ना जाए। चले, ओके, पता नहीं कोई एक वो वाला कम से कम इतनी तो एक्सेप्शन बनानी चाहिए ना। मोदी के यार का यार सजन जिंदल जो मरी आया था और जो कहता था अफगानिस्तान का लोया, और जो शायद इनका पार्टनर भी है ना, ऐसा ना हो कि और पैसे कमा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सजन जिंदल का लोहा ना जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जैद भाई, मेरे तो 2 सवाल है आपसे, जरा इस पे वजाहत कर दीजिएगा। पहले तो ये कि लगता है हुकूमत के लिए जो ये है ना पॉलिसियाँ, ये दर्दे सार बन गई हैं। पहले तो ये फार्मूले 4 साल पहले ही बताते थे कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, ऐसे करे तो कम हो जाते हैं, इन्होंने आते खुद बढ़ा दिए। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट की जमीनें बेच के गवर्नमेंट पे कौन सा एहसान कर रहे हैं, इमरान खान बनी गाला बेच के क्यों नहीं डैम फंड में दे देते। ये तो अब आप देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए अगर एक शख्स अपनी मेहनत से अपने काम से कमाता है, चाहे 1000 कनाल के मकान में रहे जी, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए भी देता रहे। आप जैसे सादगी का बड़ा शोर है तो कितना अच्छा होता। आप जैसे कल इमरान खान साहब वो PIA के जहाज पे गए कराची, याद है ना आपको, इकोनॉमी का टिकट लेकर। नहीं तो वैसे वो वजीर आजम के खुसूसी तैयारे पे ही गए थे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ तो ऐसी बातें नहीं किया करते। जब आप वजीर आजम होते हैं तो दिल करता है कि नूर खान एयरबेस से जाएं कराची। जब आप वजीर आजम होते हैं तो दिल करता है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के बन्नी गाला जाया जाए और उसको भी आवाम पे एहसान किया जाए कि जी हम वो सिक्योरिटी नाते नहीं। बात यह है कि आपकी कही हुई बातें आपके सामने आ रही हैं, इसी बायस इमरान खान साहब कत्ले आशिकां से आपको मना करते थे। और अब ये चीज़ें जो आप कहते रहे हैं आपके सामने आ रही हैं। मसला सिर्फ इतना है, बाकी 330 कनाल क्या जी 560 के रहे, लेकिन क्या इमरान खान साहब उतना टैक्स देते हैं जो 560 कनाल में रहने वाले को देना चाहिए? तो उनकी तो कोई इनकम, खुदा की कसम से मैं उनसे 3 गुना ज्यादा टैक्स देता हूँ अपनी तनख्वाह लेने से पहले। बस यही बात मैं खत्म करता हूँ। आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।